नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। यूं तो दिल्ली में इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है, बहुत हलचल चल रही है, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में तैयारी 2027 की शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं सीएम योगी के एक्शन प्लान की, जो 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। वो अभियान जिसके तहत एक बार फिर से सत्ता में आने की तैयारी में बीजेपी है, यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। अब कैसे, इसको आपको समझाते हैं। क्योंकि बीजेपी ने, अगर आप देखिए इन दिनों, तो सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, कई नई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और जनता से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर एक और बात पर अगर आप ध्यान दें तो बूथ लेवल पर जाकर के बूथ को जीतने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि बीजेपी का मंत्र है बूथ जीता तो चुनाव जीता। और इसी एजेंडे पर काम करते हुए तमाम जो बूथ के लोग होते हैं, बूथ कार्यकर्ता होते हैं, उनसे जुड़ा जा रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सत्र के पहले उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था, क्योंकि सत्र के पहले तो दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। सत्र के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, मैं यहां पे आपने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद ये सब चुने, ये सब चुनने का परिणाम क्या है? विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, इतनी तेजी के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना कि किस तरीके से विपक्ष पर वो हमलावर हैं, और विपक्ष जो कि लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है देश भर में, जो मसला इस वक्त फैला हुआ है उसको लेकर के। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टैंड बहुत क्लियर है, क्योंकि जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी उस समय क्या कुछ हुआ, किस तरीके से माफिया राज था, किस तरीके से महिलाओं को हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता रहती थी, तमाम चीजें जो हैं हर बार हर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई है। तो रुक करते हैं हम अपने गेस्ट का। हमारे साथ है प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। जी, आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, धुरंधर की तरफ प्रचार कर रहे हैं। डेली वो 3 से 4 जगह जाकर के लोगों से संवाद करते हैं। इसके अलावा कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी के तहत है। और इसके बाद मैं आऊंगी उस मंत्र के ऊपर जिस पर बीजेपी चलती है कि बूथ जीता चुनाव जीता। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव फरवरी मार्च में होंगे, तो अब 6 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। और इस वजह से सभी 75 जिलों में योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं। वैसे भी उनकी कार्यशैली कभी भी लखनऊ में बैठ के उत्तर प्रदेश की सत्ता का संचालन करना नहीं रहा। वो निरंतर लखनऊ के गलियारों से बाहर निकलकर जिलों में जाकर, छोटे छोटे कस्बों में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। और जैसा आपने कहा, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन उन्होंने किया, जिसका शिलान्यास भी उन्होंने ही किया, जो गोरखपुर की जनता के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है। तो एकदम साफ है कि वो हर जिले में जाना, वहां पे प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करना, बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करना, कि जहां एक तरफ वहां के जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल जो है क्लास है, उसके साथ बातचीत करना, वहीं दूसरी तरफ जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसके साथ संवाद करना, उनकी बातों को सुनना। इसके अलावा आप देखिए कि सभी जिलों में उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों को, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है और उसके साथ ही कई और मंत्रियों को जिलों में तैनात किया गया है, जिससे वो एक तरफ से जहां वो प्रशासनिक जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को देख सकें, उनकी समीक्षा कर सकें, उसमें गति ला सकें, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से पूरे उस क्षेत्र को, उस जिले को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के संचार और प्रसार के लिए लगा रखा है। तो जहां विपक्ष दूसरी तरफ सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आम जनमानस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले जिले जाकर लोगों से संवाद करके, रैलियां करके, प्रबुद्ध सम्मेलन करके, बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करके सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं। और ये 2027 की तैयारी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक चुनौती मिली थी 2024 में, कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। और यही वजह है कि जो योगी आदित्यनाथ की सक्रियता है, जिसके कारण जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उतना, आप कहें कि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है एक राजनीतिक रूप से सशक्त और मजबूत हाथों में है, जो जहां एक तरफ जो सरकार का संचालन है वो कर पाने में सक्षम है, वहीं उसको एक, आप कहें कि चुनावी जो राजनीति है उसमें उन सभी लोगों को वोटों में कन्वर्ट करने में भी सक्षम है। तो ये इसकी प्रमुख वजह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली रही है, उनकी जो संवाद शैली रही है, वो सीधे लोगों से संवाद करते हैं, आम जनमानस के बीच जाते हैं उनसे, और अपने सरकार की योजनाओं के बारे में, हाँ, वो ये भी नहीं भूलते कि लोगों को निरंतर वो याद दिलाते रहते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी और आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति। जी, चलिए अब हम आते हैं बूथ मैनेजमेंट पर। जिस तरीके से बीजेपी की पकड़ है, बूथ जीता चुनाव जीता, ये मंत्र दिया जाता है और इसी के तहत अगर हम बात करें तो 403 विधानसभा सीटों पर जितने बूथ अध्यक्ष हैं वो हैं तकरीबन 1,80,000, उनसे मीटिंग की गई है। अब जो मीटिंग की है, ऐसा नहीं है कि मीटिंग रैंडमली किसी ने कर ली है, तमाम बड़े चेहरों ने की है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की हम बात करते हैं, उन्होंने गोरखपुर में की है,
और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बात करें, उन्होंने सीतापुर में की है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में की है, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने शाहजहांपुर में की है और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने वाराणसी में की है और यहां पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया है। यानी कि तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अब इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके पास एक, आप कहें कि विचारधारा से प्रतिबद्ध एक कैडर है और वो कैडर बूथ स्तर से लेके और तमाम ऊपर तक वो कार्य करता है और पन्ना प्रमुख है जो बूथ स्तर पे जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कि 2029 के चुनावों के पहले 2027 में किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो और हमेशा निरंतर वो सक्रिय रहती है किसी भी प्रकार की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए। जी, अभी थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जी, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देखिए, और सभी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, जैसा आपने चर्चा किया, जब आपको याद होगा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है उत्तर प्रदेश में आए थे, तब उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि दोनों उप मुख्यमंत्री के घर जो है उन्होंने कोई न कोई कार्यक्रम, जैसे ब्रजेश पाठक के घर आम महोत्सव रखा गया था, वैसे ही जो है केशव प्रसाद मौर्य के घर चाय पे चर्चा हुई थी और दोनों जगहों पे योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। तो एक ये संदेश देने में भी भारतीय जनता पार्टी सफल है कि कोई भी जो आंतरिक, जिसको विपक्ष एक मुद्दा बनाता है और कई बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कटाक्ष करते हैं, ये जो है संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है कि नहीं, कि जितने भी प्रदेश के नेता हैं वो सभी एक जो है प्लेटफॉर्म पे हैं, एक मंच पे हैं और वो साझा मंच है और सभी जो है निरंतर उनकी कोशिश होगी कि तीसरी बार एक रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर पाने में सफल। जी, अब ये भी है कि जो ये बूथ अध्यक्षों को टारगेट दिए गए हैं, वो टारगेट भी थोड़े से अलग हैं। यानी कि आप जो बूथ अध्यक्ष हैं, वो जब तमाम लोगों से मिलेंगे, तमाम रिसर्च करेंगे, तमाम आंकड़े इकट्ठे करेंगे, तो उसमें कहा गया है कि जातिगत चेहरों की सूची बनाने का भी टास्क दिया गया है। यानी किस एरिया में किस जाति का बड़ा चेहरा है, किसका दबदबा है, किसकी चलती है, तो ये तमाम चीजें भी जो हैं टास्क में दी गई हैं। यानी कि जो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जातिवाद कभी अलग नहीं हो सकता और ये बात शायद बीजेपी भी जानती है, इसीलिए फोकस उस पर भी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय समीकरणों की, तो उसके साथ जाति समीकरण पर भी पूरा बीजेपी का फोकस है। इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदी बेल्ट में या कहें पूरे देश में सफलता का प्रमुख कारण रहा है कि वो जिस प्रकार से सामाजिक समीकरण स्थानीय स्तर पे साथ पाने में सफल रही है और उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। उन्होंने जो माइक्रो मंडलाइजेशन किया कि उन तमाम जातियों को जो मंडल कमीशन के बाद सशक्त हुई, उनके अलावा जो जातियां वंचित रह गए, जिसको अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम दिया, उन तमाम जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में उनको शामिल किया, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो बोर्ड में उनको नामांकित करना हो, उन्होंने इन सभी जातियों को शामिल किया है। और ये जाति जो है, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति का एक यथार्थ है। इसको खारिज करके कोई भी राजनीतिक दल सफल नहीं हो सकता, भले वो राष्ट्रीय दल क्यों ना हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम जातियों को, और ये जो आपने कहा, ये कदम भी उसी दिशा में लिया गया कदम है कि कहां पे, और जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, इस बार बहुत ही ज्यादा संभव है कि जो है
जो सामान्य सीटें हैं उस पे दलित या जो पीडीए समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग आप कहें, या जो गैर जाटो या जो दलित हैं, उनको टिकट देने के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, क्योंकि जो टिकट का वितरण था उसी को एक बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव ने बनाने की कोशिश की और जिसका उनको फायदा हुआ जी, कांग्रेस को और अखिलेश यादव के गठबंधन को। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एकदम आश्चर्य नहीं होगा अगर वो सामान्य सीटों पे दलित, अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को इस बार टिकट दे और जो नॉन परफॉर्मिंग जो विधायक हैं उनको बैठाया जा सकता है। आपने जाना कि किस तरीके से बीजेपी की तैयारी चल रही है बूथ लेवल तक और तमाम लिस्ट बनाने के लिए कही गई है, यानी कि कौन कहां का बड़ा चेहरा है, जातिगत चेहरा है, किसका दबदबा है, कौन बीजेपी को जीत दिला सकता है। और ये पूरा जो गणित है ये सिर्फ इसीलिए है कि जो गांव-गांव के अंदर जाकर के जातीय समीकरण है उनको साधा जाए, कहीं पर भी जो है बीजेपी जो है ढीली ना रह जाए, इसीलिए ये अभी से एक्शन शुरू हो गया है। और प्रोफेसर साहब हमारे से जुड़े, प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। अब जो हमने बात की है कि जातिगत सूची बनाने के लिए कही गई है कि जो जातिगत बड़े चेहरे हैं इलाके के उनकी सूची बनाई जाए, उसके अलावा भी है कि बूथ पर प्राथमिक सदस्यों के लिए काम दिया गया है, सक्रिय सदस्य, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना मतदाता, बूथ पर विचार परिवार कौन सा है, आरएसएस। ये भी दिया गया है कि आरएसएस के कौन से कार्यकर्ता हैं, इनकी भी सूची दी गई है और तमाम तरह के जो दूसरे दलों के पार्टी से आने वाले लोग हैं उनकी भी अलग अलग की सूची बनेगी। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, बहुत ही संगठित तरीके से और एक एक मतदाता को उसको ट्रेस करना, उसको इंगित करना और ये सुनिश्चित करना कि वो चुनाव के दिन बूथ पर जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, जैसे मैंने पहले कहा कि पन्ना प्रमुख जो और विचार के लोग, मतलब जिसकी आपने चर्चा की, आरएसएस और तमाम वो जो अनुनांशिक संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन हैं, उन सभी लोगों को एक एक बूथ स्तर से लेके ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर और उसके बाद विधानसभा तक सभी स्तर पे लोगों को जिम्मेदारी देना, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उसके अलावा उन तमाम लोगों को मोबिलाइज करना जो कैडर नहीं है, पार्टी के सदस्य नहीं है, कई सिंपैथाइजर हैं, कई फेंस सीटर्स हैं और जो इंतजार करते हैं कि आखिरी जो है क्षण पे किस दल के प्रति जो है अपना समर्थन जताएं, तो उन सबको जो है बूथ तक पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है मतदान कराना। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को एक चुनावी मशीनरी के तरह कहा जाता है, जो 24/7 जो है चुनावी रणनीति में, चुनावी राजनीति में अपने आप को लगाए रहती है कि किस प्रकार से जो सरकार की योजनाएं हैं, जो उनके विचार जो का प्रसार किस प्रकार से किया जाए, वो सभी लोगों को लेके साथ चलने की कोशिश करती है। जी, अब यहाँ पर हमने बीजेपी की तैयारी का तो जिक्र किया है, डिस्कशन किया है, लेकिन जो बीजेपी के साथ पार्टियां हैं, जो अलायंस है, वो भी कहीं पीछे नहीं है। अगर यहाँ पर हम निषाद पार्टी, सुबह सपा या फिर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो ये लोग भी अपने जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार मैराथन मीटिंग्स हो रही हैं, संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं और निषाद पार्टी ने तो 24 जुलाई को जो है जिला, मंडल और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन किया है। तो यानी कि जो बीजेपी के अलायंस हैं वो अपनी तैयारी में है, विपक्ष की तैयारी उतनी नजर नहीं आ रही है। चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें, वो तो इन दिनों दिल्ली में काफी बिजी चल रहे हैं, उनका तो फोकस ही नहीं है इस वक्त कि उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहिए, चुनाव सर पर है। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि 2024 में जो एक चुनौती मिली थी, उसमें जो गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन की पार्टियां थी, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुबह सपा हो, चाहे अपना दल हो और राष्ट्रीय लोक दल हो, कहीं न कहीं
उनकी भी विफलता रही कि उनका नेतृत्व पे लोगों ने विश्वास कम कर दिया, क्योंकि ये सभी ऐसे दल हैं जो आप कहें कि पिछड़े, अति पिछड़े की राजनीति करते हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे अपना दल हो अनुप्रिया पटेल। तो ये अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, और वो अति पिछड़ा वर्ग जो है खासकर अवध क्षेत्र में, और अगर आप कहें कि पूर्वांचल में और कुछ हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ, तो ये इन राजनीतिक दलों के अपने अस्तित्व पे प्रश्न उठता है। और यही वजह है कि उस झटके के बाद ये सभी दल वापस जो है अपनी जातियों में, जो खासकर अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ संपर्क बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिससे वो उनका जो कोर वोट बैंक है वो कहीं और न खिसके, उनको विश्वास दिलाने में लगे हुए हैं। और ये चुनौती है उनके नेतृत्व की, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो पटेल हो। और एक बड़ी चुनौती जो कुर्मी, एक बड़ा वोट बैंक था जो है छिटका था, तो इन सबको भारतीय जनता पार्टी वापस जो है 2022, 2019, 2014, 2017 में जिस प्रकार से इनको जोड़ पाने में, जिसमें उनकी एक आक्रामक हिंदुत्व विचारधारा थी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, और उसके साथ जो स्थानीय स्तर पे समीकरण साधने की जो है रणनीति थी, तो ये और इसके जो एक लाभार्थी वर्ग की जो राजनीति थी, ये सब मिला के एक ऐसा मिश्रण बना था जिसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण राज्य है, वहां बार बार सफलता है। अगर हम 2024 के झटके को छोड़ दें तो वो अपने 2024 के जो उनका एक्सपीरियंस है उससे सीखते हुए सभी जो गठबंधन के सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपने एकदम सही कहा। वहीं विपक्ष दूसरी तरफ, जो आपने कहा दिल्ली में जाके, वो एक ग्रैंड नैरेटिव की खोज में है। जिस प्रकार से 2024 में एक बड़ा नैरेटिव जो है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, जो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने खड़ा किया, जिसका फायदा अखिलेश यादव को हुआ, समाजवादी पार्टी को हुआ, शायद उसी एक बड़े नैरेटिव के लिए जो का इंतजार वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पे नहीं उतरते हैं, आप जो है अपने कार्यकर्ताओं को उनको अपने राजनीतिक प्रक्रिया में नहीं शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है कि कितना भी बड़ा नैरेटिव आप खोजना चाहें, अगर वो मिल भी जाता है तो आप सफल नहीं होंगे। तो ये एक निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी अगर आज की बात हो तो विपक्ष से कहीं ज्यादा अपनी चुनावी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा नेतृत्व, उनका पूरा संगठन बहुत आगे। जी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी का पूरा फोकस, या कहें सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस इस बात पर है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हैट्रिक मारी जाए, और साथ ही साथ जो अलायंस की पार्टियां हैं वो भी अपने को मजबूत करने में लगी हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है कमजोर है, बिखरा हुआ है, जिस तरीके से हमें दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष जो है उसका फोकस है ही नहीं, और सिर्फ सड़क पर हंगामा काटते हुए देखा जा सकता है। एक कहते हैं कि कुछ भी हो तो प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव अभी विपक्ष की तरफ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल प्रोफेसर साहब, आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए।